सेंटर आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ लेक्चर नंबर 4 जो कि सामान्य विज्ञान का है, तो 2023 के लिए। तो इसमें 1990 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन हैं। लगभग 33 साल के, चाहे RO के, चाहे UPSC का, चाहे UPPCS हो या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का हो, तो सारे इसमें PYQ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको कर लीजिए जिससे कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, साथ ही साथ रिवीजन भी होगा और PYQ भी समझने में हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान लेक्चर नंबर 4। तो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे NCERT और उसके साथ साथ टेस्ट, विजन के और मैगजीन करवाई जा रही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इन्जॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो साइंस में आज हम करेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। इसका SI मतलब जूल है। और ताप क्या होता है? ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था होती है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। और तापमापी के कहा जाता है। और सेल्सियस ताप के सेल्सियस केल्विन। तो ये सारी डेफिनेशंस है, आप पढ़ना चाहें तो उसको पॉज करके पढ़ लीजिए, बाकी क्वेश्चन में खुद सॉल्व हो जाएगा। तो वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वह कहलाता है त्रिक बिंदु। और अगला है संवहन ऊष्मा। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म तथा ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो ये जो होगा संचालन और सामान्य विकिरण के कारण। तो UPPCS ने पूछा है क्वेश्चन। अगला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊष्मा द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 सेंटीग्रेड तापक्रम में वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम में ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो होती है 720 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कैलकुलेशन दिया है, आप कर सकते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही समान होंगे? तो वह हो जाएगा -40। तो ये कैसे होगा देख सकते हैं। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए आप कैलकुलेट करेंगे 5 - 32/9। तो बाकी कैलकुलेशन थ्रू आएगा -40। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान होंगे? तो क्वेश्चन रिपीटेड है, इसे आप याद कर लीजिए। तो हो जाएंगे -40। तो किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट में समान पैमाने मेल खाते हैं? तो -40 देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान दुगुना होता है? दुगुना की बात हो रही है तो हो जाएगा 60 पे, 4 का स्क्वायर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.54 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, कम है किसके? तो 36.89। और हो जाएगा सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? तो होता है 36.9 डिग्री। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ऋणात्मक नहीं होता है केल्विन में। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो होगा 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर फ़ारेनहाइट निकालने का फार्मूला होता है 9 × 5 × C + 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F है, तो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट की CF संबंध क्या होगा? तो F = 9/C और +32 हो तो C का संबंध होगा। तो C का संबंध हो जाएगा ये वाला, F = 9/5 C + 32।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 104 फ़ारेनहाइट। तो ये निकालने का तरीका मैंने बताया आपको। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? तो वो होगा 122। पीपीएससी में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। और स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉन। और परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। गर्म करने में विस्तारण होता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने पर विस्तारण से पदार्थ का घनत्व घट जाता है। अगला है जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तो आयतन घटता है। और समय की दृष्टि से दो द्रव पी क्यू ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो ये देख सकते हैं। तो इसमें क्यू और पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेज़ी से पहुँचेगा। तो थर्मोस्टेट पर प्रयोजन क्या है? तो वह है तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट संबंधित है तो तापक्रम से। और थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापमान स्वनियंत्रित करता है। अगला है तापस्थापी स्थिर बनाए रखने के एक साधन है वो है टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब सीले बिस्कुटों को थोड़े देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला है कथन कारण। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है और कारण है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? कथन कारण दोनों से कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला है कथन। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं जबकि घरेलू प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। और कारण है अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? ए सही होगा, आर गलत होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई अप्रभावी होगी, मतलब चौड़ाई सॉरी बढ़ जाती है। अगला है नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्र पर ध्यान दीजिए। तो ये वलय है, गोलक है। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा? गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। अगला है दो धातुओं ए बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, चित्र में दिखाया गया है। तो गर्म करने पर ए बी अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो कौन सा रूप ग्रहण करेगा? तो यह बी वाला आप देखेंगे इस तरह से टेढ़ा होगा। यहाँ कथन कारण है तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े के अपेक्षा अधिक गर्म होता है। कारण है तांबे का घनत्व तो कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो ये जो कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ठंडे दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि तो वो इसलिए लगता है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसलिए यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? पहले घटेगी फिर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। इसलिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एयर कंडीशनर एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये गलत है क्योंकि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति नियंत्रित करते हैं परंतु जहाँ एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता।
कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन या नियंत्रित करता है केवल एक आर्द्रता तापक्रम को। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस आधार पर होता है? तो वाष्पन शीतलन होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़न गैसों को छोड़ने से। अगला, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे ज़्यादा जल्दी सूख जाएंगे? तो वह सूख जाएंगे 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापक्रम पर। अगला है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो वो होता है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। अगला, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी क्वथनांक बिंदु हिमांक बिंदु क्या हो जाते हैं? क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। नीचे एक इमर्शन दिया गया है तो कथन कारण देखना है। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने से उनमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों को तापमान कम होता है। कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें जो है दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की पुष्टि नहीं कर रहा है। कारण कथन की, थर्मल बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न परत लगाई जाती है, रजत परत लगाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए। अगला है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों के अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। नीचे एक असर्शन दिया गया जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कारण है सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो ये पहला भ्रामक है और दूसरा सही है। अगला है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण है हल्के रंग के ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, शरीर की सतह से स्वेदन मतलब पसीना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। ये केवल वातावरण के ताप पर और वातावरण की नमी दोनों पर। अगला है, पसीने का मुख्यतः उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए और गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के द्वारा जल ठंडा रहता है? तो वह रहता है वाष्पीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड का, शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सभी समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95% पर, शिमला में 71% पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहुँचेगा? तो वह दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुँचेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एक गर्म पिंड में 95 डिग्री से 75 डिग्री तक ठंडा होने से 25 सेकंड लगता है, फिर 75 से 60 सेकंड तक वह ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो 25 सेकंड से अधिक लगेगा। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है? उमस वाला होता है। शुष्कता दशा संदर्भित करती है निम्न आर्द्रता को। और अगला है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इसमें किसी विलयन में विलेयों के युवक से उसका जल विभव बढ़ जाता है, तो ये गलत है। और क्योंकि जल में किसी विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है। अगला है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडल का दबाव कम हो जाता है अतः उबलने वाले बिंदु नीचे आ जाते हैं। तो कथन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। कारण ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो इसमें ये सही है, लेकिन ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता घटता दोनों है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, तो खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक दाब पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का उच्च तापमान में उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना समय में पकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से पकता है तो बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्या? प्रेशर कुकर
तो इसमें अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में कम समय पकता है, वही बात है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। और नीचे एक देखना कथन देखना, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है, कारण है एबोनाइट मजबूत होता है। तो इसमें जो है दोनों सही, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है कारण कथन की। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? ढक्कन में छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापक्रम, ढक्कन का भार। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो उम, दूसरा का कोई मतलब नहीं है, ज्वाला का तापमान, और पहला तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो वो करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर। अगला है, जब पानी में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तब उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है? वही रहता है। और अगला है, साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। अगला है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि तो बादल वातावरण से आर्द्र बनते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो पृथ्वी और ऊष्मा विकिरण को रोकते हैं। तो होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बादल पृथ्वी तथा हवा को ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, इसलिए। अगला है 83, तो उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। दूसरा है, भूपृष्ठ में उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ उच्च अवशोषण द्वारा होता है और इनमें तापन प्रभाव होता है। तो ये हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत है। निम्न ऊंचाई पर स्थित एक घने बादल मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं एवं पृथ्वी की सतह को शीतल रखते हैं, जबकि ऊंचाई पर स्थित एवं पतले मेघ मुख्यतः आने वाले सौर विकिरण को संचारित करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को रोककर पृथ्वी की तरफ वापस लौटा देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। 84 है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। तो कथन है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, और कारण है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसमें ए सही, परंतु आर गलत है। निम्न से कौन सा सही नहीं है? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। अतः कथन सी सही नहीं है, पर जबकि अन्य प्रश्नगत विकल्प सही है। अगला है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला है तरंग गति। ठीक है, तरंग गति करते हैं। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों को वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में स्थानांतरित करती है। तो यांत्रिक तरंगें होती हैं, बहुत सारी तरंगें होती हैं, जिसको हम करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो यह है, निम्न में से कौन सी तरंग है? तो इसमें जो ध्वनि तरंगे हैं। और अंतरिक्ष तरंगों का उदाहरण क्या है? तो अंतरिक्ष तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग। तो किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अंतरिक्ष तरंग कहते हैं, और ध्वनि तरंग अंतरिक्ष तरंग की तरह होती है। अगला है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, वह होती है अंतरिक्ष तरंग। तो एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो होती हैं प्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगें। तो जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगें एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हैं और अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं।
उदाहरण स्वरमापी के तार पर सितार गिटार के तार में। अगला है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस तरह से परावर्तित करती हैं, तो वह है आयन मंडल। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर द्वारा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है, तो वह है आयन मंडल। ऊपरा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं, तो वह अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अगला है कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो वह है ध्वनि। नेक्स्ट है रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंधित हो जाती हैं और रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। कौन सा सही है, तो इसमें ए गलत है, आर सही है। क्योंकि कथन गलत है और कारण सही है, क्योंकि रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती हैं अथवा समांतर चुंबकीय वैद्युत क्षेत्रों में अप्रभावित रहती हैं। कॉस्मिक किरणें क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं। और कॉस्मिक किरणें के संबंध में कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, गलत है। बाकी सब है, उनकी तरंगें छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों में बनी होती है, सही है। ये सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो वह है विकिरण। और निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, तो वह है वापसी की शक्ति। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, तो वह दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण होता है। अगला है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो कहते हैं तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो वह नहीं है पराध्वनिक तरंग। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो वह है रेडियो तरंगों की। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो वह होती है एक्स किरणों की। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा आवृत्ति कितनी होती है, 1 गीगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज। क्रिस्टल की संरचना जमाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग लाया जाता है, तो वो एक्सरे का। अगला है एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग करता है, वह है रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदूर संवेदन में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो प्रयोग होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। जब समताप मंडल में ओजोन का क्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो होती है 10⁻⁷। ठीक है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं, वो होती अवरक्त किरणें। और टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है अवरक्त का। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय विकिरण टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वह है अवरक्त। नेक्स्ट है एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक का टीवी रिमोट नियंत्रण की इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो वह लिया जाता है रेडियो तरंगों का। IS और PCS दोनों पूछा है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन से, दूरसंचार के लिए माइक्रोवेव है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन रेडियो एक्स के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसमें जो है पहला ही सही नहीं है, क्योंकि आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति तेज रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है, नहीं कम नहीं होती है, अधिक ही होती है। तो बाकी ये सब गलत है, यहाँ पढ़ सकते हैं आप। MF प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है 88 - 108 मेगाहर्ट्ज। सॉरी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियो स्टेशन से 300 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है वह है 10 मेगाहर्ट्ज। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। क्यों? क्योंकि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों की दैर्घ्य अति
दीर्घ होती है। तो कौन सा हुआ? दोनों गलत होंगे। तो यह होगा प्रसंग दोनों सही नहीं है, क्योंकि आयन मंडल में विद्युत आवेशित आयनों की उपस्थिति के कारण रेडियो संचार सुसाध्य होता है। टेलीविजन दर्शक दिन से एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। ये भी सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। और है आंतों के रोग के निदान के लिए किसका उपयोग किया किन किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे का उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्सरे किरणें लाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रोएंटगन द्वारा किया गया? तो किया गया एक्सरे मशीन का। ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम करेंगे ध्वनि के बारे में। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब